हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा एसएससी जीडी में एक पोस्ट होता है सीआरपीएफ। ऐसे तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ऐसे करके बहुत सारे। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ का जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि एसएससी जीडी में सबसे जो खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा जो रिस्क वाली नौकरी होती है वो होती है सीआरपीएफ। तो आज मैं सीआरपीएफ का जॉब प्रोफाइल बताने वाला हूँ। इसमें मैं बताऊंगा इसमें जाने के लिए क्या योग्यता होती है, एज लिमिट क्या है, इसका ट्रेनिंग कितना दिनों का होता है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, ट्रेनिंग जो होता है ज़्यादा हार्ड होता है या फिर नॉर्मल होता है, इसमें फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है नहीं, ये कैसा, मतलब इसका जॉब लोकेशन कैसा है, वो इन सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ताकि आपको एसएससी जीडी में जो सीआरपीएफ फोर्स है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं जो योग्यता होती है। तो इसमें जाने के लिए आपका क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आप उसमें जा सकते हैं, उसमें फॉर्म को भर सकते हैं। तो एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ का भर्ती होता है। ऐसे अलग से भी सीआरपीएफ का वैकेंसी निकलता है, लेकिन उसमें ज़्यादा सीट नहीं होते हैं। तो स्पेशल जो भर्ती होते हैं एसएससी जीडी के थ्रू जाने से उसमें बहुत सारे सीट के लिए वैकेंसी आते हैं। ऐसे अगर नॉर्मल जाते हैं जो सीआरपीएफ निकालता है उसका वैकेंसी, तो उसमें बहुत ही कम सीट होती है। तो एसएससी जीडी के थ्रू जो सीआरपीएफ में चयनित होते हैं तो उसमें आपका जो योग्यता होती है वो होनी चाहिए आपका 10वीं पास है, तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। जो एज होता है 18 से लेकर 23 वर्ष, जो नॉर्मल एज है, जनरल जिसको बोलते हैं जनरल, जिसमें छूट उट नहीं है, बिना छूट का। जिसका रिजर्व कैटेगरी है उनको तो अलग से छूट मिलता है, ओबीसी 3 साल और एससी एसटी 5 साल। लेकिन जो नॉर्मल एज है 18 से लेकर के 23 वर्ष आपका उसमें उसके बीच एज है, तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हो गया एज और योग्यता मतलब एजुकेशन 10वीं पास और एज 18 से 23, इस ये दोनों आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, इसमें आपको फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें से इसका जो होता है ट्रेनिंग कितने वीक की होती है। ट्रेनिंग जो होता है इसमें 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। शुरू में 0 वीक, फिर उसके बाद 44 वीक का ट्रेनिंग होती है। 44 वीक के बीच में आपको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा, 14 या 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक मिलता है। तो इसमें जो होता है ट्रेनिंग जो होता है, और अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें जो सीआरपीएफ है तो सभी से थोड़ा हार्ड होता है सीआरपीएफ का ट्रेनिंग, क्योंकि सीआरपीएफ को एक ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जब नक्सल विरुद्ध अभियान होता है, नक्सल से लड़ना होता है, आतंकवाद से लड़ना होता है, तो उसमें किस तरह से लड़ सकते हैं, उससे टैक्टिकल मोमेंट, हर एक मोमेंट उसमें सिखाया जाता है, हर एक ऑप्टिकल कराया जाता है। तो इसका जो ट्रेनिंग होता है थोड़ा दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्स है उससे थोड़ा हार्ड होता है। तो ये हो गया इसका ट्रेनिंग। अब बात करते हैं इसमें जो इसका ड्यूटी क्या होता है। सीआरपीएफ में आप फॉर्म भरे होंगे और उसका रिजल्ट भी आने वाला है, अभी कुछ दिन में आ जाएगा। तो उसमें ड्यूटी क्या होता है, अगर आप उसमें सिलेक्शन लेते हैं तो ड्यूटी क्या होगा। तो इसका ड्यूटी, बहुत सारे ड्यूटी होते हैं। इसमें जो होता है आपको सीआरपीएफ में बहुत प्रकार की ड्यूटी है। जैसे कि क्या है, आप सीआरपीएफ में हैं तो सीआरपीएफ से आप कोबरा में जा सकते हैं, तो कोबरा में जा सकते हैं, आरएफ में जा सकते हैं, आरएफ में जाके अपना ड्यूटी कर सकते हैं, एनडीआरएफ में जा सकते हैं, एनएसजी में जा सकते हैं, एसपीजी में जा सकते हैं और वीआईपी में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह पे आप सीआरपीएफ में रहते हुए भी जा सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल एक फोर्स में जा सकते हैं वो है कोबरा। कोबरा में जाने के लिए आपको सीआरपीएफ में ही भर्ती होना पड़ेगा, तभी आप कोबरा में जा सकते हैं, नहीं तो आप कोबरा में नहीं जा सकते हैं। अगर आप बीएसएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में, एसएसएफ में, किसी भी बल में अगर आप जाते हैं तो आप कोबरा में नहीं जा सकते हैं। कोबरा में जाने के लिए आपको सीआरपीएफ में आना होगा। ये हो गया इसका ड्यूटी। तो इसमें जो होता है इस सब फोर्स में जा कर के क्या क्या ड्यूटी करना होता है। तो जैसे कि आप कोबरा में गए हैं तो कोबरा में जाने के बाद आपको जो होता है ऑप्स करना होता है। तो नक्सल विरुद्ध अभियान चलता है, नक्सल को ख़त्म करने का काम जो होता है कोबरा कमांडो करती है। तो कोबरा कमांडो एक बहुत ही घातक फोर्स होता है जो सीआरपीएफ में, चाहे कोई भी आंतरिक सुरक्षा में सबसे बेस्ट फोर्स जो होता है वो होता है कोबरा कमांडो, जो नक्सल को जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। तो कोबरा कमांडो में थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिस्क होती है और एक बेस्ट फोर्स है, एक फाइट करने वाला फोर्स है कोबरा कमांडो। उसके बाद बात करते हैं इसमें आरएफ का। तो आरएफ में इसमें क्या काम होता है। आरएफ में अगर आप
सीआरपीएफ से आरएफ में गए हैं, जैसे कुछ साल के बाद, जैसे कि 4 साल 3 साल आपका सर्विस हो गया है, तो आप फिर आरएफ में जा सकते हैं। जो फॉर्म उसमें होता है पोस्टिंग के लिए भरा जाता है, तो पोस्टिंग में भर के आप चॉइस पोस्टिंग आरएफ में जा सकते हैं। तो आरएफ में जाने के बाद आपको क्या काम होता है, वहाँ दंगा नियंत्रण का काम करना पड़ता है, प्राकृतिक आपदा में अपना ड्यूटी करना होता है। ये होता है आरएफ में जाकर के काम करना होता है। उसके बाद होता है इसमें से अगर आप एनडीआरएफ में जाते हैं तो एनडीआरएफ में क्या करेंगे, तो एनडीआरएफ में सेम वही काम होता है, जैसे कि कोई भी घटना हो, प्राकृतिक आपदा हो, तो ये सब जगह पे जाकर के अपना ड्यूटी करना होता है। अगर आप एनएसजी में जाते हैं तो एनएसजी में आपको बड़े बड़े मंत्री या फिर मुख्यमंत्री के साथ रह करके अपना ड्यूटी करना होता है। ये होता है एनएसजी। एनएसजी में जाने के लिए आपको सीआरपीएफ से भी जा सकते हैं, बीएसएफ से भी जा सकते हैं, ऐसे नहीं से सिर्फ सीआरपीएफ से जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ कोबरा कमांडो को छोड़ करके बाद बाकी जो भी है एनएसजी, एसपीजी, इसमें दूसरे अर्धसैनिक से भी जा सकते हैं। तो इसमें हो गया एनएसजी का काम जो हो गया, बड़े बड़े नेता के साथ रह करके ड्यूटी करना होता है, और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री के साथ आप रह करके अपना उसका प्रोटेक्शन करना होता है। ये हो गया एनएसजी। उसके बाद आप बात करते हैं एसपीजी में। एसपीजी में क्या करना होता है, एसपीजी में आप जाते हैं तो इसमें भी बड़े बड़े नेता के साथ और पीएम के साथ सिविल कपड़ा में, ऐसा नहीं कि आपको वर्दी में ड्यूटी करना हो, वर्दी में ड्यूटी नहीं करना होता है। जब बड़े बड़े नेता के साथ ड्यूटी करते हैं तो आपको वर्दी के साथ रहने का जरूरत नहीं पड़ता है, उसमें आपको सिविल कपड़ा में रह करके और उस जो नेता होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, उसका प्रोटेक्शन करने का काम, उसको बचाव रखने का काम करना होता है एक एसपीजी का। एसपीजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है बड़े बड़े नेता का या पीएम, जैसे अपना प्रधानमंत्री का जो प्रोटेक्शन का काम करता है वो एसपीजी करता है। अब बात करते हैं इसमें से वीआईपी में भी इसका ड्यूटी होता है। तो वीआईपी में क्या काम होता है, उसमें भी सेम वही बात है, बड़े बड़े नेता मंत्री जिनकी रैली होती है तो उस रैली में प्रोटेक्शन का काम करती है। चाहे कोई भी बल हो, कोई भी जैसे एसपीजी हो, एनएसजी हो, चाहे फिर वो एनडीआरएफ हो, कोई भी चीज़ हो, तो सबका काम होता है प्रोटेक्शन का। चाहे आप जनता का प्रोटेक्शन करो या फिर नेता का प्रोटेक्शन करो या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी का प्रोटेक्शन करो, तो ये होता है प्रोटेक्शन का काम। क्योंकि आपके रहते हुए किसी भी जिसके लिए आपको ड्यूटी सौंपा गया हो उसको कुछ ना हो, ये काम होता है एक कमांडो का, चाहे वो एनएसजी कमांडो हो या फिर एसपीजी कमांडो हो। ये जो ड्यूटी हुआ ये है सीआरपीएफ से आप अगर दूसरे फोर्स में जाते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ के माध्यम से ही इन जितना बताया हूँ एनडीआरएफ, आरएफ, एसपीजी, एनएसजी और कोबरा कमांडो, ये सीआरपीएफ से आप जा करके उसमें ड्यूटी कुछ साल का होता है, 4 साल या 5 साल का करके फिर वापस जो होता है सीआरपीएफ में ही आना पड़ता है। तो ये उसका ड्यूटी हो गया। लेकिन सीआरपीएफ का मुख्य ड्यूटी क्या है वो तो मैं बताया नहीं। सीआरपीएफ का जो ड्यूटी होता है वो होता है एक आतंकवाद से भी लड़ने का काम होता है, नक्सलवाद से भी लड़ने का काम होता है, इलेक्शन का ड्यूटी जो होता है वो भी सीआरपीएफ करती है, और जो होता है दंगा फसाद का जो ड्यूटी उसको नियंत्रण करने का काम होता है वो भी सीआरपीएफ करती है। अमरनाथ यात्रा हो वो भी सीआरपीएफ करती है। वैष्णो माता मंदिर में जो प्रोटेक्शन का काम है वो भी सीआरपीएफ करती है। तो एक सीआरपीएफ को बोला जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, लेकिन ये सेंट्रल रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व कभी होता ही नहीं है, बस नाम का है रिजर्व। इसका जितना ड्यूटी किसी भी फोर्स का नहीं है, नाम से ही सिर्फ है से रिजर्व रखा जाता है, लेकिन कहीं रखा नहीं जाता। जहाँ भी आप देखोगे सीआरपीएफ आपको जरूर मिल जाएगी, चाहे कोई भी स्टेट हो, कहीं भी हो, चाहे खतरनाक जगह हो, सिटी हो। सिटी में तो कम ही मिलेगा देखने के लिए, ज़्यादातर आपको खतरनाक वाले जगह पे मिलेगा, ज़्यादा नक्सलाइट क्षेत्र में मिलेगा। और जेएंडके में भी इसका जो बटालियन है, बहुत सारे बटालियन है, तो इसमें जो ड्यूटी होता है आतंकवाद से लड़ता है और नक्सलवाद दोनों से लड़ता है। तो ये हो गया इसका ड्यूटी। अब इसमें बात करते हैं सैलरी की। सैलरी इसमें कितनी मिलती है, इसका जो सैलरी होती है अदर जो भी अर्धसैनिक बल है, चाहे वो कोई भी हो, सीआरपीएफ को छोड़कर कोई भी अर्धसैनिक बल हो, सबसे ज़्यादा सैलरी जो होती है वो मिलती है सीआरपीएफ को। तो सीआरपीएफ में दूसरे से अपेक्षा सैलरी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसमें जो होता है रिस्क जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि कोई भी फोर्स हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएसबी हो, ये सब का क्या ड्यूटी होता है, एक बॉर्डर सिक्योरिटी का ड्यूटी होता है और आंतरिक ड्यूटी भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो आंतरिक ड्यूटी नहीं करता, आंतरिक ड्यूटी भी करता है।
लेकिन उसका जो ड्यूटी होता है वो सामने जो देश का बॉर्डर होता है वहाँ पे रह करके ड्यूटी करना होता है। तो उसको पता रहता है कि सामने जो मेरा दुश्मन है वो बॉर्डर के उस पार है। लेकिन सीआरपीएफ में क्या है, अपने आदमी से लड़ना होता है। जो नक्सलवाद होते हैं जो अपने ही देश के कुछ स्टेट होते हैं, वो सभी जगह से इकट्ठा होकर के नक्सल बनते हैं। तो अपने आदमी से लड़ाई करने में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि मेरा दुश्मन है कौन। आपके बगल में रहेगा लेकिन उसका पहचान आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जिस गांव में आप ड्यूटी जाते हो उसी गांव में वो उसका भी घर रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन यही आतंकवाद होता है, वो आप चेहरा से भी पहचान सकते हो और बॉर्डर के उस पार से कोई हलचल होता है तो उससे भी आप उसको जान सकते हो। लेकिन ये सीआरपीएफ में नहीं होता है, आपके साथ अगल बगल में ही रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो उससे लड़ना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी सीआरपीएफ डट करके मुकाबला करती है और अच्छा कामयाबी हासिल करती है। तो सीआरपीएफ एक बेस्ट फोर्स है और एक ज़्यादा रिस्क वाले जगह पे ड्यूटी करती है। अब इसमें बात करते हैं इसका जो होता है कहीं पे एक फिक्स लोकेशन नहीं होता। जैसे कि आज हम जैसे कि ड्यूटी कर रहे हैं नक्सल क्षेत्र में, तो कल हमको आतंकवादी जगह पे जाना पड़ेगा, जैसे कि JNK। वहाँ पे जाके 3 साल के बाद 4 साल के बाद ड्यूटी करना होगा। तो कहीं एक जगह फिक्स नहीं होता है, हर जगह पे ट्रांसफ़र जाके करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दूसरे फोर्स में फिक्स होता है, दूसरे में भी ट्रांसफ़र होता है, लेकिन दूसरे में ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से जगह पे नक्सलवाद है, कौन कौन से जगह पे आतंकवाद है। तो इसमें जो नक्सल क्षेत्र है, जैसे कि उड़ीसा है नक्सल क्षेत्र है, झारखंड है नक्सल है, छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ आप जानते हैं छत्तीसगढ़ नक्सल का गढ़ है। उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी नक्सलवाद है। ये और जो होता है आतंकवाद वो कहाँ मिलता है आपको, JNK में। जम्मू एंड कश्मीर में आपको आतंकवाद से लड़ना होता है। तो ये इसका ड्यूटी होता है, क्योंकि इस सब जगह पे जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे जो रिस्क अलाउंस दिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि 21,625 रुपया रिस्क अलाउंस होता है। तो जो सैलरी में ज़्यादा इफेक्ट डालता है वो होता है रिस्क अलाउंस, क्योंकि बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे 12,000 में मिलेगा, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे 17,000 में मिलेगा, और बहुत ज़्यादा रिस्क वाले जगह पे 21,625 रुपया मिलेगा, जिससे आपका सैलरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती है। तो सैलरी जो होता है डिपेंड करता है कि आपका रिस्क अलाउंस कितना है, तो आपका सैलरी उससे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अब बात करते हैं इसमें से जब आप भर्ती होते हैं तो भर्ती होने के समय आपका जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 21,700। भर्ती होने के समय जब आप ट्रेनिंग करते हैं उस समय आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो सैलरी जो भर्ती हो जाते हैं ट्रेनिंग टाइम में, आपका जो सैलरी होगी वो होगी 25,000 से लेके 30,000 के अंदर सैलरी होती है, जो सभी फोर्स में सेम होती है। सैलरी जब ट्रेनिंग करते रहते हैं तो सभी फोर्स में सेम होती है जो अर्धसैनिक है। उसके बाद बात करते हैं जब आपका 44 वीक का ट्रेनिंग खत्म होता है, तो जैसे ही खत्म होता है आपका बटालियन डिटेल होता है, चाहे आप इस बटालियन में गए हैं चाहे आप उस बटालियन में गए हैं, तब जाके आपका 21,000 बेसिक पे रहेगा। उसके बाद प्लस DA मिलेगा, आपको HRA मिलेगा, उसके बाद राशन मनी मिलेगा, उसके बाद फिर आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। जैसा आपका जगह हो, जैसा आपका लोकेशन, उस हिसाब से उसका रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। तो ये हो गया ट्रेनिंग के बाद इसका सैलरी। तो ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट सैलरी जो होगा, फर्स्ट में जो आपका सैलरी बनेगा वो 50,000 से कम नहीं होगा, 50,000 प्लस सैलरी आपका बनेगी, क्योंकि CRPF का कहीं भी आपका पोस्टिंग हो तो सैलरी अच्छी खासी होती है, क्योंकि इसका ड्यूटी ही ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं। अब इसमें बात करते हैं से हर दीपावली पर आपको दीपावली का बोनस मिलेगा, वर्दी अलाउंस मिलेगा साल में एक बार 10,000 प्लस आपका वर्दी अलाउंस मिलेगा। दीपावली बोनस जो होता है वो मिलेगा साल में एक बार। ये सब हो गए एक्स्ट्रा पैसा। और उसके बाद होता है ये जो बल है CRPF एशिया का सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। एशिया में सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स CRPF को ही बोला गया है, CRPF ही है। तो ये नॉर्मल फोर्स नहीं है, ये बहुत बड़ी फोर्स है। तो इसमें जो होती है बहुत रिस्क भी होती है, तो सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। और अब बात करते हैं इसमें पेंशन की। तो इसमें पेंशन मिलती है, पहले जो था ओल्ड पेंशन था, अब इसमें कर दिया गया है NPS, मतलब न्यू पेंशन सिस्टम। ओल्ड पेंशन सिस्टम 2004 के पहले था, 2004 के बाद जो भी भर्ती हुआ है सभी का न्यू पेंशन NPS लागू किया है। तो इसमें जो होता है आपके सैलरी से
जो पैसा कटता है गवर्नमेंट के थ्रू वो पैसा कटता है, और उसमें जितना आपका पैसा कटेगा हर मंथ, तो हर मंथ जितना पैसा कटेगा उसका जैसे 5,000 काटा तो 5,000 उसमें और ऐड करके आपको लास्ट में आपको दिया जाएगा। तो ये होता है पेंशन का न्यू पेंशन सिस्टम। अब बात करते हैं इसमें फैमिली सुविधा। तो फैमिली के साथ रहने का मौका इसमें मिलता है या नहीं मिलता है? तो इसमें फैमिली के साथ रहने का जो मौका है वो थोड़ा कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि मिलता ही नहीं, मिलता है लेकिन कम मिलता है अदर पैरामीटर के मुताबिक, क्योंकि आप एसएसएफ में जाओगे, एनसीबी में जाओगे, एसएसबी में जाओगे, सीआईएसएफ में जाओगे तो इसमें फैमिली के साथ रहने का मौका काफ़ी ज़्यादा मिलता है। पूरे सर्विस में आप फैमिली के साथ रह सकते हो, लेकिन ये सीआरपीएफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका ड्यूटी ही ज़्यादा रिस्क वाले जगह पे होता है। अब इसमें बात करते हैं से फैमिली के साथ कब कब मौका मिलता है रहने का। जब आप नक्सल क्षेत्र में ड्यूटी करते हैं, जैसे कि 4 साल 3 साल आप ड्यूटी कर लिए, तो आपको जब पोस्टिंग लेते हैं, चॉइस पोस्टिंग, जैसे दिल्ली में आप ले लिए, मुंबई में ले लिए, चाहे कहीं आरएफ में ले लिए, एनडीआरएफ में ले लिए, ऐसा जगह पे आप पोस्टिंग लेते हो तो वहाँ पे जो होता है फैमिली क्वार्टर बने होते हैं, तो वहाँ एक सेफ जगह होते हैं, तो वहाँ पे आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। उसमें फैमिली के साथ रहने का मौका आपको मिल सकता है। तो कितने दिन के लिए? 4 साल के लिए आपको मिल सकता है। उसके बाद फिर आपको डिस्टर्ब इलाका में ड्यूटी करना होगा, फिर उसके बाद आपका चॉइस पोस्टिंग होगा तो फिर आप रख सकते हैं। ऐसे करके मतलब 4 साल गैप करके आप फैमिली को रख सकते हैं। तो ये हो गया फैमिली का सुविधा। अब बात करते हैं इसमें अगर आप जीसी में हैं, ग्रुप सेंटर में हैं, तो ग्रुप सेंटर में आप फैमिली के साथ रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप सेंटर भी फैमिली के लिए ही बना होता है, तो उसमें फैमिली क्वार्टर बने होते हैं, तो आप आराम से उसमें फैमिली को रख सकते हैं। जैसे आप फिर आपका अगर ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टिंग करवाएं, तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको अगर आप ट्रेनिंग कराना जानते हैं तो आप ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको मोर्चा ड्यूटी करना पड़ेगा, 3 साल 3.5 साल जो भी टर्नओवर होता है उतना दिन तक आप फैमिली रख सकते हैं, वहाँ पे ड्यूटी करके अपना फैमिली रख सकते हैं साथ में। ये था सीआरपीएफ का जो ड्यूटी से लेकर के, सैलरी से लेकर के, पेंशन से लेकर के सुविधा क्या क्या है वो उसके बारे में। इसमें जो होता है, जो सीआरपीएफ में फैसिलिटी होता है, एक होता है मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी में आपका कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, जिससे आपका खुद का इलाज होगा और आपके परिवार में बीवी बच्चा और छोटा जो भाई है बहन है वो सबका इलाज आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। माँ बाप का भी कैशलेस ट्रीटमेंट इसमें सुविधा दिया गया है। तो ये हो गया इसमें फैसिलिटी। अब बात करते हैं प्रमोशन की। अगर आप सीआरपीएफ में एक कांस्टेबल पद पे भर्ती हुए हैं तो आपको प्रमोशन के लिए कम से कम 15 साल लगेंगे, क्योंकि पहले जो होता था 20-20 साल में प्रमोशन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 15 साल प्लस 15 साल 16 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप सिपाही से एक हवलदार बन जाओगे। अगर आप चाहते हैं से मैं कोई तैयारी करके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दूं तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अगर आपका सर्विस 3 से 4 साल हो गया है तो आप फॉर्म भर के एलडीसी के थ्रू आप हेड कांस्टेबल का, एएसआई का, एसआई का आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपका ड्यूटी डिस्टर्ब इलाके में है तो थोड़ा उसमें दिक्कत होगी, लेकिन इसमें टाइम अदर अर्धसैनिक के मुकाबले इसमें टाइम थोड़ा कम मिलता है। लेकिन ये जो ड्यूटी होता है वो बेस्ट ड्यूटी है। अगर आपको फाइट करना है तो वो फाइट करने के लिए ये बेस्ट ड्यूटी है, क्योंकि आपको लड़ाई करने का मौका बहुत ही मिलता है इसमें। तो ये जॉब जो है बेस्ट है। अगर बात करूँ जॉब के बारे में से कौन सा जॉब अच्छा है, कौन जॉब खराब है, तो जॉब खराब कोई नहीं है। अपने अपने जगह पे हर एक फोर्स बेस्ट है। सीआरपीएफ बेस्ट है, सीआरपीएफ भी बेस्ट है, और अदर जो फोर्स है सब बेस्ट है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो जो बल है वो खराब है और ये अच्छा है, ऐसा नहीं है। सभी बल अपने जगह पे बेस्ट है। मेरे हिसाब से मैं अपना हमको जो अच्छा लगता है, हमको सबसे बेस्ट लगता है कोबरा कमांडो। तो हमको सीआरपीएफ बेस्ट लगता है, लेकिन हर एक फोर्स बेस्ट है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब अपने जगह पे बेस्ट है। कमेंट में आप लोग बताइए कि आपको कौन सा फोर्स बेस्ट लगता है। कमेंट में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो डेली नए जो नोटिफिकेशन आता है, कोई भी भर्ती हो, चाहे कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं इस वीडियो के जरिए आपके पास भेजने का कोशिश करता हूं। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको अगर
वर्दी से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, सरकारी जॉब से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।